हेलो ऑल, वेलकम टू साइंस स्टेशन। तो यहाँ पर मैं अभी एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम क्लास 11th का जो एनसीईआरटी फिजिक्स है वो पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इन लेक्चर सीरीज़ में मैं बेसिकली दो चीज़ें कवर करूँगा। पहले आपको लेक्चर पढ़ाऊँगा, राइट, जो चैप्टर हैं वो, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला लेक्चर है हमारा, जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो इसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेजरमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट इज ए मेजरमेंट। सो मेजरमेंट क्या है आपका, राइट, व्हाट इज ए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो है वो आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट वो इन्वॉल्व करता है एक काइंड ऑफ कंपैरिजन with some standard reference, right? So it involves a comparison with some internationally accepted standard reference राइट। तो यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, हमारा एक कंपैरिजन होगा हमारा किसी एक गिवन जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है उसके साथ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ एक अननोन लेंथ दिया और मैं कहता हूँ आप मुझे ये लेंथ मेजर करके बताइए लेंथ कितना है। तो आप क्या करेंगे, उस लेंथ को आप जो है कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ में और फिर आप मुझे बताएंगे कि वो लेंथ का वैल्यू कितना है, राइट। तो यहाँ पे मेजरमेंट में हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का विद सम स्टैंडर्ड रेफरेंस, राइट। और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है उसको बोलते हैं हम यूनिट। दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट है उसका आउटकम जो होगा, उसका जो आंसर होगा वो दो चीज़ों से एक्सप्रेस किया जाएगा, एक तो नंबर और एक उसका यूनिट। सो मेजरमेंट का जो रिजल्ट होगा वो दो चीज़ों से हम लोग बताएंगे, नंबर और यूनिट, ठीक है। तो जो मैंने आपको लेंथ दिया, आपने उसको मेजर किया और आपने मुझे बताया उस लेंथ का वैल्यू है वो से 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नंबर बता रहे हैं मुझे और उसके साथ में उसका यूनिट बता रहे हैं कि वो नंबर किस यूनिट में है, राइट। और अगर आप यूनिट एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस मेजरमेंट के रिजल्ट में तो उस मेजरमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिर्फ उस नंबर से मैं उस मेजरमेंट का कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं कर पाऊँगा। जब मुझे पता रहेगा कि इस मेजरमेंट में ये वैल्यू है और ये यूनिट के साथ में इसको मेजर किया गया है, राइट, तभी मैं उससे इन्फॉर्मेशन लगा पाऊँगा कि वो चीज़ का वैल्यू कितना है, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, राइट। तो देखिए अब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़, लेकिन हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिट ही चाहिए उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको आप सिर्फ एक फ्यू क्वांटिटीज़ से आप मेजर करके बता सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट। जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी। सो फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, तो ये क्या है, ये यूनिट है ऑफ, दे आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। बाकी और सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है कि जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जो और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कॉम्बिनेशन ऑफ ए लाइक बेस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, राइट। तो उनकी जो यूनिट है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। सो डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट है यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनकी यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। सो जो रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम दीज फंडामेंटल यूनिट्स, जो रिमेनिंग फंडामेंटल क्वांटिटी, जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेस यूनिट्स। ठीक है। एंड टुगेदर these fundamental and base quantities are known as system of units। तो इन दोनों को जो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है और डिराइव्ड यूनिट होती है, दोनों मिला के जो उनका सेट होता है उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अभी देखिए, जो अर्लियर टाइम है उसमें हम जो जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो बहुत पुराने टाइम से साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो उसमें जो 3 तरीके के सिस्टम मेनली यूज किए गए हैं या यूज करते थे। वन इज़ कॉल्ड एज CGS system, another is called FPS system which is a British system, and the third one is called MKS system। तो इन 3 सिस्टम में हम लोग मेनली जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू को रिपोर्ट करते थे। ठीक है। तो इन तीनों सिस्टम में जो लेंथ, मास और टाइम जो है उनको कैसे रिपोर्ट किया गया है, एंड टाइम। सो CGS सिस्टम में हम लेंथ को जो मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को करते हैं मेजर ग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। FPS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। MKS सिस्टम लेंथ मीटर, राइट, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड। ठीक है। देखिए, यहाँ से आप सिंपली देख के बता सकते हैं कि जो इनिशियल जो आपका लेटर है वो स्टैंड कर रहा है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, CGS, राइट। सो CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS फुट, पाउंड, सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है। तो जो बेस यूनिट है हमारी, लाइक लेंथ, मास, टाइम, जो है इन डिफरेंट सिस्टम में इनको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया गया था। सो फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में जो है CGS सिस्टम यूज में था, तो उस कंट्री में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती थी वहाँ पे लेंथ अगर रिपोर्ट करना है साइंटिस्ट को, तो वो लेंथ रिपोर्ट करता था सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में मेंशन करता था, और टाइम को सेकंड में। ठीक है।
क्योंकि अब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम अगर यूज करेंगे तो जो ब्रॉडर कम्युनिटी है साइंस की उसके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा कि फिर उनको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, ग्राम को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, एंड सो ऑन। तो इंटरनेशनली फिर एक नया सिस्टम एक्सेप्ट किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम। सो जो एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है मेजरमेंट के लिए सिस्टम, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और SI सिस्टम इन शॉर्ट ये एब्रिवेटेड फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का, SI। ठीक है, सो इस SI सिस्टम में 7 जो हमारी है बेस यूनिट्स हैं। सो देर आर 7 बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें 7 बेस यूनिट दी गई हैं इस सिस्टम में जो कि किसी भी टेक्निकल इंडस्ट्रियल वर्क के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो ये 7 यूनिट जो हमारी कौन कौन सी हैं। सो बेस क्वांटिटीज़ या बेस यूनिट जो है इस इंटरनेशनल सिस्टम की, वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। सो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 हमारी जो है बेस यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इनके सिंबल क्या है और इनके नेम क्या है। ठीक है, सो ये बेस क्वांटिटी हो गई हमारी। ठीक है, सो ये बेस क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो इनके सिंबल है और जो नेम है जिस यूनिट में इसको मेज़र किया जाएगा, राइट। तो इसमें लेंथ को जो है हम मेज़र करेंगे मीटर में और इसका सिंबल m होगा। मास को हम मेज़र करेंगे किलोग्राम में और इसका सिंबल होगा kg। टाइम को मेज़र करेंगे सेकंड में, s से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेज़र करेंगे एम्पियर में और सिंबल होगा कैपिटल A। टेम्परेचर को मेज़र करेंगे केल्विन में और सिंबल होगा कैपिटल K। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो होगा हमारा मोल और इसके लिए सिंबल है वो मोल। लुमिनस इंटेंसिटी कंडेला, ओके, CD। तो देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, तो SI सिस्टम में और MK सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को सेम तरीके से मेज़र किया जाता है। सो MK सिस्टम में लेंथ मीटर किलोग्राम में मास है और टाइम जो सेकंड में है। SI सिस्टम है उसमें भी हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र कर रहे हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे बेस यूनिट हैं और इन बेस क्वांटिटीज़ की SI सिस्टम में। और इस बुक में हम लोग जितने भी नंबर्स होंगे या मेजरमेंट होंगे उन सबको हम लोग SI सिस्टम में ही डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कुछ जनरल यूज की और यूनिट्स हैं जो आप बुक से देख सकते हो, लाइक हेक्टेयर, ओके, क्विंटल, क्यूरी, टन, लीटर, लाइक 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्विवेलेंट होगा, राइट। इस तरीके से तो वो कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके,
नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक नंबर है, आपने उसको लिखा कि लेट्स से मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि लेंथ बताइए कितना, आपने लेंथ मेजर किया और आपने बोला कि लेंथ जो है वो हमारा 10 मीटर है। सो 10 और मीटर, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, राइट। सो आपका नंबर होगा, नंबर के बीच में एक स्पेस होगा और फिर आप उसका यूनिट बताएंगे। दैट्स द स्टैंडर्ड वे। आप, ये एक स्टैंडर्ड वे है जिसमें आप उस मेजरमेंट की रिजल्ट को लिखते हैं, राइट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अभी जो मैंने आपको पहले बताई है ये आपको याद रखनी है। ये जो बेस क्वांटिटीज़ है इनकी यूनिट्स क्या हैं, ऐसा सिस्टम है, ये आपको याद करनी है। और ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 ही हैं, आप इनको ईजिली याद कर सकते हैं। और अगर आपको 3 सिस्टम की यूनिट्स भी याद करनी है तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप जस्ट सिस्टम का नाम याद रखिए और उसकी क्या यूनिट होंगी वो आप सीधा लिख सकते हैं। CGS से आपने देखा तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। जैसा इधर से आपको पता लग रहा है इजीली आप देख सकते हैं। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और उसका यूज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में एरर हो सकती है, क्योंकि हर एक मेजरमेंट में एरर हो सकती है। अब कोई भी मेजरमेंट है वो आपने जो किया है वो कितना करेक्ट है वो डिपेंड करता है आपने उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट की यूज किया है और उस इंस्ट्रूमेंट का जो है प्रिसीजन क्या है, राइट। सो यानी कि आप उससे कितना मिनिमम मेजर कर सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्केल से। तो उसमें आपकी एरर भी हो सकती है मेजरमेंट में, ठीक है। सो एवरी मेजरमेंट कंटेन सम एरर। तो कुछ वैल्यू जहाँ पे आप श्योर हो कि हाँ ये तो करेक्ट वैल्यू है, लेकिन इस लास्ट नंबर के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट नंबर में अनसर्टेनिटी है, वो कम ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें हैं मेजरमेंट के लिए, एक रिलायबल, ओके, और दूसरा है अनसर्टेन। तो जो आपने मेजरमेंट किया उस मेजरमेंट में आपने नंबर बताया, उस नंबर में एक आपका रिलायबल डिजिट रहेगा, मतलब एक नहीं ज़्यादा हो सकते हैं, रिलायबल डिजिट्स रहेंगे, ओके, और अनसर्टेन डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो जो आपका रिलायबल डिजिट है और अनसर्टेन डिजिट है, इनको जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है उसको मिला के अब आपका बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये टोटल डिजिट जो है वो आपकी बताती है सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट को। सो उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है या कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो आपकी रिलायबल डिजिट होंगी, प्लस फर्स्ट जो डिजिट है, जो अनसर्टेन डिजिट है फर्स्ट, वो सब मिलके बनाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल से आपने कुछ मेजर किया, कोई भी से आपने लेंथ मेजर किया अगेन, सो आपने लेंथ बोला मेजर करके इट्स 88.7 मीटर।
ठीक है। तो यहाँ पे 88.7 मीटर में आपका 88 जो है ये आपकी रिलायबल डिजिट है और 7 जो आपका अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, तो जो रिलायबल डिजिट और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है वो सब होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। तो अब क्या रूल हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने के? तो देयर आर सेट ऑफ रूल्स जो बताते हैं कि हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर कर सकते हैं। सो पहला रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे आपकी। फॉर एग्जांपल 248 kg, ठीक है। सो इस 248 kg में जो कि मास है किसी भी क्वांटिटी का, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3, क्योंकि देखिए सब नॉन जीरो है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर में। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। सेकंड कहता है कि कोई भी आपका नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है और उसमें कोई डेसिमल नहीं है। सो नंबर इज ग्रेटर देन 1 and it doesn't have any decimal। ठीक है, उस केस में आपका नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है, ठीक है। उस केस में आपका जो ट्रेलिंग डिजिट है, ट्रेलिंग जीरो जो है, सो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 24800 kg। सो इसमें देखिए नंबर 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, ओके। और इस नंबर में कोई भी आपका डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो जो है वो कौन से, ये 2 जीरो है जो एंड में आ रहे हैं, ट्रेलिंग मतलब जो एंड में आएंगे। तो जो आपके एंड के जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगेन इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2, 4 और 8 वही 3 डिजिट है जो सिग्निफिकेंट है, बाकी की जो ट्रेलिंग जीरो है जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑलराइट, थर्ड रूल क्या है आपका? थर्ड रूल कहता है कि जितने भी जीरो हैं बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। लेकिन ये रूल कह रहा है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी जीरो हैं 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो सिग्निफिकेंट होंगे आपके। फॉर एग्जांपल 2.008 मीटर, ये आपका एक नंबर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि देखिए ये दोनों जीरो आपके ये कहाँ आ रहे हैं? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल है किस पोजीशन पे है या नहीं है, इट डजंट मैटर। अगर वो दोनों जीरो आपके 2 नॉन जीरो वैल्यू के बीच में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा, इट डजंट मैटर कि आपका डेसिमल किस पॉइंट पे लगा हुआ है। अगर ये नंबर इस तरीके से होता तो भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होते हैं। ऑलराइट,
क्योंकि ये दोनों जीरो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक, या से आपका नंबर जो है कुछ इस तरीके से है। सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? देखिए ये जीरो दोनों जीरो वैल्यू के बीच में, ये जीरो भी दोनों जीरो वैल्यू के बीच में, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 3 2 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। ठीक है, सो ये थर्ड रूल हो गया आपका। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपका नंबर जो लेस देन 1 है, ठीक है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा? देखिए, देन ऑल zeros to the right of decimal but to the left of first non-zero digit are not significant। तो ये कह रहा है कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, उस केस में आपके जितने भी जीरो हैं जो डेसिमल से राइट साइड में हैं, ठीक है, जो डेसिमल से राइट साइड में है, लेकिन कौन से राइट साइड में, तो ठीक है, लेकिन कब तक? वो लेफ्ट में होने चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के, वो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो जितने भी जीरो हैं जो डेसिमल से राइट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है उसके लेफ्ट में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका नंबर है 0.000205, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए, जितने भी जीरो है डेसिमल से राइट में है, और जो फर्स्ट नॉन जीरो, सो आपका फर्स्ट नॉन जीरो कितना है? 2, सो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट में है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये तीनों जीरो जो है आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा अगेन, क्योंकि ये दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इस रूल के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3, 1 2 3, ठीक है। ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये जीरो डेसिमल से राइट में थे, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो से लेफ्ट में थे, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थे। एंड ऑल्सो दिस जीरो इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है, अगर ठीक है, ये तो आपका हो गया कि जीरो जो है डेसिमल से राइट में है बट फर्स्ट नॉन जीरो से लेफ्ट में है, उस केस में हम इनको इग्नोर कर देंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे हमारे, ठीक है। ऑलराइट, जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि इफ़ a number is given in decimal, then the trailing zeros are significant। तो कोई भी नंबर आपका डेसिमल में रिपोर्ट किया गया है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। नंबर सॉरी, एक से बड़ा है, एक से छोटा, उस वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, लेकिन मैटर क्या करता है कि डेसिमल के बाद में अगर जीरो आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो मतलब एंड के जीरो हैं, उनसे आगे कुछ नहीं है, वो सब जीरो डिजिट है लास्ट के, तो वो सारे जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो सिग्निफिकेंट होंगे उस केस में। फॉर एग्जांपल, सेम नंबर अगर कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, सो इस केस में क्या है आपका? देखिए, ये तीनों
सिग्निफिकेंट नहीं है, ना ये नंबर सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो जीरो है, जो ट्रेलिंग जीरो है, अब ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल से, ये नंबर डेसिमल में है, और डेसिमल में हमने देखा कि डेसिमल में जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 3 और 2 5। और अगर आपका नंबर कुछ ऐसे हैं, मान लो 1.370 के जी, सो इस केस में भी आपका ये जो नंबर है, ये सॉरी ये जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है, और नंबर जो है डेसिमल में है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हो जाएगा 4। और अगर सिंपली ये नंबर आपका कुछ ऐसे होता तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, क्योंकि देखिए अब ये डेसिमल में नहीं है। अगर नंबर डेसिमल में नहीं रिपोर्ट किया है, डेसिमल में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेसिमल में नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3, ना कि 4, क्योंकि ये जीरो अब सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये रूल फर्स्ट में सेकंड में फॉलो हो रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 1 है और इसमें कोई ट्रेलिंग जीरोज नहीं है और इसमें डेसिमल नहीं है, इस नंबर ग्रेटर देन 1 है और इसमें कोई डेसिमल नहीं है, और ट्रेलिंग जीरो जो हैं देन वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये जीरो जो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर सब वो है 4, 3, 7, तो 3 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट रूल एक जो है वो क्या कहता है आपका, वो कहते हैं कि देखिए अभी अगर इसी नंबर को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता, 4370.0 kg, तब ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो जाता, राइट, क्योंकि ये नंबर डेसिमल से राइट साइड में, ये जीरो डेसिमल से राइट साइड में, तो डेसिमल के बाद की जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। और ये जीरो जो है वो आपकी देखिए कौन से रूल में फॉलो कर रहे हैं, नॉन जीरो वैल्यू वो तो होंगी सिग्निफिकेंट, नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और उसमें अगर लास्ट के ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें भी फॉलो नहीं हो रहा। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो वैल्यूज़ दे आर सिग्निफिकेंट, इसमें भी फॉलो नहीं हो रहा है। इफ़ नंबर इज़ लेस, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो ये नंबर 1 से छोटा नहीं है, राइट, तो ये इस रूल में नहीं आएगा, ओके। सो ये 5 रूल, लाइफ नंबर इज गिवन इन डेसिमल एंड ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो उसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, सो इसमें जो ट्रेलिंग जीरोज है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें आपका 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अब देखिए आपका जो 6th रूल है वो क्या है, वही कहता है कि अगर आप यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सो यूनिट कन्वर्ट कर देने से, यानी कि एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में जाते हैं, तो जो वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इफ़ यू चेंज योर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और यूनिट सिस्टम, if you change your unit system, then the final number will have same significant digits as it was
इन ओरिजिनल नंबर। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था उसके अंदर जितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वही सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट आपके फाइनल में होंगे अगर आप यूनिट भी कन्वर्ट कर देते हैं तो भी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया, ठीक है, और वो नंबर क्या है आपका, अगेन आपका नंबर है 4.370 kg। तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट है, 4 हो गया। अब अगर मैं, ये ओरिजिनल नंबर था, अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इसका यूनिट, इसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूँ, तो ग्राम में इसको अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4370, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4370 ग्राम। लेकिन अब इस नंबर का अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो कितना है, देखिए रूल के हिसाब से क्या है कि नॉन जीरो नंबर है और सर ग्रेटर देन 1 है नंबर, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है तो ट्रेलिंग जीरो जो है और डेसिमल नहीं है उसमें, तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें, राइट। तो रूल कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, ये कह रहा है रूल जो हमने अभी पढ़े, लेकिन ये आंसर गलत है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4, क्योंकि ओरिजिनल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर थे 4। सो सिर्फ आप अगर जो यूनिट चेंज करते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू में, आप सिस्टम ऑफ यूनिट अगर चेंज कर देते हैं तो सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर देने से आप उसके सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल में 4 थे तो इसमें भी 4 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंसर इस तरीके से, सर क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपको दिया जाता है कि जस्ट मैं आपको नंबर दे दूँ और कहूँ कि 4370 के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उस केस पे 3 होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ उसका यूनिट चेंज नहीं किया, जो यूनिट मैंने आपको दिया आप उसी यूनिट में ही उसके सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो नंबर है वो है 4.370 kg, लेकिन मुझे इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बताइए 4370, सॉरी ग्राम में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि 4370 kg किसी सब्सटेंस का मास है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मास है 4.370 kg, और मुझे इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इस मास का ग्राम में, वो बताइए। तो आप उसको क्या करेंगे, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढेंगे, तो और फिर आप कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनिशियल क्वांटिटी के अंदर जो था, इनिशियल यूनिट में जो सिग्निफिकेंट फिगर था वही आपका फाइनल में भी होगा, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए अभी हमने देखा कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि जैसे मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा हूँ, उसको सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा लग रहा है कि नहीं चेंज हो गया है, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट मोस्टली वैल्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं a टाइम्स 10 to the power b, इस फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे 10 to the power b का कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड करने में। सिर्फ a जो नंबर है उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल आंसर में होंगे, मतलब उस वैल्यू के अंदर उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए ये ऊपर वाला कन्फ्यूजन कैसे इसमें हम दूर कर सकते हैं, देखिए कि कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाऊंगा तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं इस नोटेशन में लिखता हूँ मेरी वैल्यूज़ को, तो
इस नोटेशन में अगर मैंने लिखा तो देखिए 4.370 kg है, ठीक। तो ये 4.370 kg को मैं लिख सकता हूँ 4.370 इंटू 10⁻0 kg, क्योंकि 10⁻0 इज जस्ट 1, राइट। इतना kg हो गया। अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैंने बताया आपको, 10 का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा ए का। सो इसमें कितना है, 4। अब मैं यूनिट कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 4.370 kg से मैं इसको लिख देता हूँ ग्राम में। सो ग्राम में कितना हो जाएगा ये, 4.370 10⁻3 ग्राम, ठीक है। मैंने कन्वर्ट कर दिया केजी से ग्राम में। अब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, फिर से 4 ही है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन इम्पोर्टेंट है कि जहाँ वहाँ पे आप अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होता है। अदरवाइज ऐसा अपीयर होता है कि वो चेंज हो जाएगा, जिससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा। नेक्स्ट और फाइनल जो है एक पॉइंट है, वो क्या है कि आपके जितने भी डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स जो हैं, राइट, सो ऑल डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स गिवन की क्या हो, वो मेजरमेंट रिपोर्टेड वैल्यू ना हो या फ्रैक्शन में ना हो, और मेजर्ड वैल्यू गिवन दे आर नॉट इन फ्रैक्शन और मेजर्ड वैल्यू। तो उस केस में आपके जितने भी डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होंगे उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट होगा। Then we'll have infinite significant figure, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सर्कमफेरेंस है सर्कल का, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। सो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 2। सो ये जो 2 है इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितना है, इनफाइनाइट। बिकॉज 2 को लिखा जा सकता है 2.0, 2.00, 2.000000। सो ये देखिए कितना भी लिख सकता हूँ मैं इसको, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन होता या मेजर्ड वैल्यू होती, उस केस में मैं नहीं लिख सकता था। उस केस में जितना उसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा फ्रैक्शन का उतना ही होगा, या मेजर्ड वैल्यू में जितना सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो आपके कुछ ऐसे हैं कि वो फ्रैक्शन नहीं है या मेजर्ड वैल्यू नहीं है, तो उस केस में आपका उसका सिग्निफिकेंट फिगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि रूल्स क्या हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं अगर हम लोग, तो उनके रूल क्या हैं। सो रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर का तो देख लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने सीख लिया। लेकिन अब अगर नंबर्स दिए हुए मेरे पास और उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे पता है, तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो कैसे करें, ठीक है, क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। सो जो पहला रूल है वो क्या कहता है, पहला रूल है अगर कि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, सो इफ़ देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, दो से ज़्यादा नंबर का हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए मैंने आपको कुछ नंबर दिया, बी मैंने आपको कुछ नंबर दिया, और मैं कहता हूँ सी जो है वो
इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ कि सी में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मुझे बताइए आप। तो उस केस में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ए के अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने, पहले बी में सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना कितना है। सो सी आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको रखने होंगे जितने कि इन दोनों में से ए और बी में जिसमें सबसे कम थे, ठीक है। तो ये रूल क्या कह रहा है, अगर मल्टीप्लाई है या डिवीजन है, इन दैट केस एज वेल सी वुड हैव द सेम number of significant figure as it was in the original number with least significant digits। तो आपके जो ओरिजिनल नंबर थे, राइट, उन ओरिजिनल नंबर्स में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर जिसके अंदर थे उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर आपको सी के अंदर लिखना होगा या रखना होगा, ठीक है। जैसे आपने ए, मैंने आपको बोला कोई नंबर है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 3, बी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो जो सी आएगा, सी के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सी के अंदर आपको उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है जितना ए और बी में सबसे कम जिसमें भी है, ए बी या हो सकता है ज़्यादा नंबर भी हो आपके पास, तो उन सब में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर का होगा उतना ही फाइनल आंसर में रहेगा। तो यहाँ पे सी इज से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 आएगा क्योंकि ए और बी में सबसे कम ए के पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब इसको देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए जो है वो है मेरे पास कुछ वैल्यू है 2.424, राइट। बी एक वैल्यू है दैट इज़ 2.2, राइट, मीटर। अब देखिए ए का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ए के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, बी के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ए इंटू बी, ठीक है, सो ए इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका ये हो जाएगा 5.3328, ओके। ये आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से या करके देख सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा 5.3328। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका, देखते हैं तो ये है 2 to 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन मैंने बताया कि आपका जो फाइनल आंसर है उसके अंदर आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए इसका रीजन, इसका जो फिजिकल रीजन है वो क्या है कि कोई भी मेजरमेंट है, आपने 2 क्वांटिटी का मेजरमेंट किया है, ठीक है, और जो फाइनल आप एक थर्ड क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ओरिजिनल ए और बी से ही मिलके बन रही है किसी तरीके से, तो उस फाइनल आंसर के अंदर कभी भी उतनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन नहीं होगा, उतना प्रिसीजन नहीं होगा जितना कि आपका इनिशियल वैल्यू के अंदर है। सो इनिशियल वैल्यू जितनी प्रिसाइज है, फाइनल वैल्यू उससे ज़्यादा प्रिसाइज हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब आप इसे लिखेंगे तो आपको सिर्फ आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, देखिए मिनिमम है बी के अंदर 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर को रखना है। सो इसको हो जाएगा 5.3, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 5.3328 लिखूँगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5, और सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वैल्यू को कितने प्रिसीजन तक हमने मेजर किया है, तो इतना प्रिसाइज ये वैल्यू है। अब इतना प्रिसाइज वैल्यू कैसे हो सकता है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू उतने प्रिसाइज नहीं थे, ठीक है। सो जो इनिशियल मेजरमेंट इतना प्रिसाइज नहीं है तो फाइनल उससे ज़्यादा प्रिसीजन में हो नहीं सकता है। सेकंड रूल है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए हो गया।
जहाँ पे आपको देखना है कि जो ओरिजिनल नंबर है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही फाइनल आंसर में रहेगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा फाइनल आंसर में। सेकंड रूल है आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे उस केस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कोई ध्यान नहीं रखना है। सो नो नीड टू वरी अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। सो इस केस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, पे अटेंशन टू डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट के ऊपर अटेंशन देना है, सिग्निफिकेंट फिगर का कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए ये रूल क्या कहते हैं कि आपके पास दो नंबर है ए बी, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दो नंबर है ए एंड बी और आप उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर है उसमें उतने ही डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए जितने कि ओरिजिनल नंबर में सबसे कम थे। सबसे कम ओरिजिनल नंबर में कितने डेसिमल पॉइंट थे उतना ही फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सो फाइनल आंसर will have the same number of decimal points as it was in the original number with least decimal points। तो जो आपके ओरिजिनल नंबर है उनमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स किस नंबर में है और कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, उतने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको फाइनल में जो आपका आंसर रहेगा उसमें रखना है। जैसे कि ए आपका नंबर है, बी एक नंबर है, ठीक है, सी यू आर इधर एडिंग और यू आर सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो अब इनमें से ए और बी में जिसमें भी सबसे कम डेसिमल प्लेस हैं, डेसिमल पॉइंट्स हैं, उतने ही पॉइंट तक सी का वैल्यू जो है वो आपको रखना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए इज़ 2.304, बी इज़ 5.2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट है, 3 डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये है 1 डेसिमल पॉइंट। ये आंसर 1 डेसिमल पॉइंट तक है बी। तो आपका जो सी है वो कितना होगा, लेट्स से सी इज ए प्लस बी, ये ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। सो इट वुड बी 5.2 4057, राइट। तो आपका देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट था, तो सी के अंदर आपको सी जब आप मेंशन करोगे तो आंसर में, तो सी 7.504 नहीं होगा। सी को कितना लिखना, क्योंकि यहाँ पे आप 3 डेसिमल पॉइंट हो गए, राइट। लेकिन मैंने बोला कि आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं ए और बी, उनमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट जिसमें लिखे हैं सी में उतना ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो सी को मैं मेंशन करूँगा, सी जो होगा वो होगा 7.5। ये अब देखिए 1 डेसिमल पॉइंट तक हमने इसको नंबर को लिखा है। सो फाइनल आंसर भी आपका 1 डेसिमल पॉइंट में रहेगा, क्योंकि बी में 1 डेसिमल पॉइंट था। अगर ऐसा होता है कि ए में 3 डेसिमल पॉइंट है, बी में 2 डेसिमल पॉइंट होते हैं, तो उस केस में सी के अंदर कितना डेसिमल पॉइंट तक आंसर आता, 2 डेसिमल पॉइंट तक आता, क्योंकि सबसे कम कितना है, 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू था ओरिजिनल बी, तो इसलिए सी को भी 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखना होता। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने कि ओरिजिनल वैल्यूज में सबसे कम जिसमें थे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल वैल्यू में होना चाहिए।
ए में फॉर एग्जांपल 3 थे, बी में 4, तो अगर सी वैल्यू है वो प्रोडक्ट या डिवीजन ए और बी का, तो उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि सबसे कम किसमें ए में 3 है तो 3 होगा। और सब्ट्रैक्शन एडिशन के टाइम पे क्या है, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान नहीं रखना, आपको अटेंशन देना डेसिमल पॉइंट का। तो ए और बी दो वैल्यू हैं, ठीक है, उसमें जिसमें भी सबसे कम डेसिमल पॉइंट है उतना ही डेसिमल पॉइंट तक सी वैल्यू आएगा। तो ये दो रूल हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ certain digits in a uncertain digit in a number, right? So rounding off the uncertain digits in a number, ठीक है। सो जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं उनको कैसे राउंड ऑफ किया जाए, ठीक। सो पहला जो है, इसमें देखिए सिंपल रूल है। पहला रूल क्या है कि कैसे राउंड ऑफ करें। मेरे पास कोई नंबर दे दिया और जिसमें बहुत सारे डेसिमल पॉइंट तक वो वैल्यू है, लेकिन मुझे उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो उसको जैसे हमने यहाँ भी देखा 7.504 से मैं उसको 7.5 लिखूँ कि 7.6 लिखूँ कि 7.4 लिखूँ, क्या लिखना चाहिए, वो राउंड ऑफ कैसे करें, वो राउंड ऑफ का आपको ध्यान देना है। जैसे ए वाज 5.3328, लेकिन मैं उसको 5.3 लिख दिया। मैंने उसको 5.3 क्यों लिखा, मैंने इसको 5.4 क्यों नहीं लिखा, या 5.3 क्यों नहीं रहने दिया, क्यों रहने दिया है, राइट। तो ये सब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे लास्ट की 2 डिजिट ड्रॉप करनी थी, राइट। तो इनके रूल है, और इनके रूल्स क्या हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है कि आपने जो नंबर ड्रॉप करना है, देखिए अब से ए इज़ 2.4268, ये नंबर है। तो इसमें मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जितने डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट जो है उसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, और उससे आगे की वैल्यूज को ड्रॉप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स राउंड ऑफ इट टू 3 और ओके 2 डेसिमल पॉइंट। दो डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो यानी कि फाइनल आंसर में 2 डेसिमल रहने चाहिए हमारे। सो कैसे अब देखेंगे इस नंबर में। तो पहला रूल है कि इफ़, तो अभी देखिए ड्रॉप किसको करना है, ड्रॉप करना है 6 और 6 से आगे 8, उससे सारे नंबर ड्रॉप किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन हमारा क्या है, जहाँ से ड्रॉप शुरू होगा वैल्यू वो 6 है, ठीक है। तो ये कहता है कि इफ़ द नंबर we want to drop is greater than 5, then preceding number will be increased by 1, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपने जो ड्रॉप करना है जिस वैल्यू को, अगर वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो प्रेसिडिंग नंबर है यानी कि उससे पहला जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। देखिए इस एग्जांपल में हमें जो वैल्यू ड्रॉप करना है वो 6 है, और 6 से आगे की सारी डिजिट ड्रॉप करनी है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक इसको रखना है। तो उस केस में देखिए 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, इससे पहले के डिजिट में एक बढ़ जाएगा 2.43, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो राउंड ऑफ करना था उसके लिए मुझे जो ड्रॉप करनी है वैल्यू वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो जो पहले की डिजिट है 2 उसके अंदर एक इंक्रीज कर देना है, ठीक। तो उसमें एक इंक्रीज कर दिया। सेकंड कहता है इफ़
if the number is लेस देन 5. ओके, सो जिस वैल्यू को हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, वो लेस देन 5 है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देन sorry, just a second. Yes, yeah, if the number is less than 5, then the preceding number will remain unchanged. ओके, तो ये कह रहा है कि आपका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो अनचेंज रहेगा. ओके, अगर आपका नंबर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर अनचेंज रहेगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, अगर ए मेरा होता 2.4248 और मुझे इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मुझे यहाँ से वैल्यू ड्रॉप करनी है, राइट. अब देखिए 4 जो है वो क्या है, छोटा है 5 से. अगर 4 5 से छोटा है तो उस केस में क्या है, रूल कहता है कि जो उससे प्रीवियस डिजिट है उसको आपने ना तो इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है. सो ए वैल्यू हो जाएगा 2.42. ठीक, थर्ड रूल क्या कहते हैं. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि अगर जो वैल्यू हमने ड्रॉप करनी है वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, तो उस केस में उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट. तो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 तो किस तरीके से हैंडल करना है. व्हाट इफ़ द नंबर इज़ 5. ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, इफ़ द नंबर वी वांट टू ड्रॉप इज 5. अगर 5 ही है वो नंबर जिसको ड्रॉप करना है तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से योर ए इज 2.4258. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक अगर इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे इन दैट केस. अब अगर वैल्यू ड्रॉप करना है वो 5 है, तो फिर इसमें आपको 2 रूल ध्यान रखने हैं. पहला रूल क्या कहता है, फिर आपको चेक करना है कि इफ़ द प्रीसीडिंग नंबर इज ओड या फिर इफ़ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन. तो देखिए, अगर प्रीसीडिंग नंबर ओड है तो आप इंक्रीज कर देंगे 1 से. अगर वो ओड है तो आप उसको अनचेंज्ड रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, तो जिस चीज़ वैल्यू को ड्रॉप करना है वो 5 है, फिर उससे आपने देखा उससे पहला जो डिजिट है वो क्या ओड है या इवन है. अगर वो डिजिट ओड है तो 1 बढ़ा देंगे, अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इवन है, 2 इज ए इवन नंबर. अगर 2 इवन है तो इस केस में कौन सा रूल आएगा, अनचेंज्ड.
सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2.42। अगर ये नंबर कुछ इस तरीके से होता, इफ़ ए इज़ 2.4358, तो उस केस में क्या करते हैं? देखिए उस केस में हमें ड्रॉप करना है 5 को, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी देखिए इस वैल्यू को ड्रॉप करना पड़ेगा और इससे आगे के सारे नंबर वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो इससे प्रीवियस डिजिट क्या है? 3 क्या है? अब 3 हमारा ओड है तो एक इंक्रीज करना है हमें, सो 2.44 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स आपको जो ध्यान रखने हैं राउंड ऑफ करते हुए कि राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा। तो मेन आपके 2 चीज़ें हैं, जितने डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, उससे आगे वाले पॉइंट और उससे नेक्स्ट जो डिजिट है और उससे बियॉन्ड जितने डिजिट होंगे सबको ड्रॉप करना पड़ेगा। और फिर आपको देखना है जो वैल्यू आप ड्रॉप करने जा रहे हैं फर्स्ट वैल्यू वो इवन है या ओड है, सॉरी नॉट इवन ओड, वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो लेस देन 5 है तो आपको पहले वाले नंबर में जो है वो कुछ चेंज नहीं करना, वन चेंज रहेगा। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे प्रीवियस वैल्यू में, और यहाँ पे लेस देन 5 था तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन अगर 5 है तो फिर देखेंगे कि वो नंबर पहला वाला नंबर उससे पहले ओड है या इवन है। ओड है तो एक इंक्रीज किया जाएगा, इवन है तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, ये रूल्स थे हमारे राउंडिंग ऑफ के लिए। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या देखेंगे कि आपके जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी के वो कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो सब देखेंगे। और आपके अनसर्टेनिटी के रूल्स भी हम कुछ देखेंगे कि जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे डिटरमिन करेंगे, उसके क्या रूल हैं। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे। सो एरर पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूले। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, सी यू in the next lecture.